रमेश नाम का एक आदमी था जो गांव में मिठाई का ठेला लगाता था। उसकी पहचान थी, गर्मा गर्म लड्डू लो, घी से बने खास लड्डू लो। उसके लड्डू का स्वाद सचमुच अच्छा था, लेकिन रमेश बहुत लालची आदमी था। सुबह सुबह कुछ बच्चे उसके पास आकर बोले, काका हमें भी लड्डू चाहिए। एक बच्चा तुरंत 10 रुपए निकाल कर रमेश को देता है और लड्डू ले लेता है। लेकिन दूसरा बच्चा उदास होकर बोला, काका मेरे पास पैसे नहीं है, शाम को पापा पैसे देंगे, अभी मुझे भी एक लड्डू दे दो ना। रमेश का चेहरा तमतमा गया। चल हट, जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए लड्डू नहीं। यहाँ कोई मुफ्त का भंडारा नहीं लगा है। बच्चा रोता हुआ घर भाग गया। गांव चंदौली अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के कोने में खड़ा एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़, दिन में यह आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही इस पर किसी अजनबी शक्ति का साया महसूस किया जाता। सुबह का समय था। श्यामलाल काका बरगद के पेड़ के बारे में सुना है। मैंने लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। ऐसा मत बोलो बेटा, वो पेड़ अशुभ है, वहां जाना मना है। पर क्यों? क्या सच में वहां कोई आत्मा रहती है? मैंने खुद देखा है उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को, उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल, और वो हंसी। उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम था कजरी। उसके साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोनों चौपाल से उठ जाते हैं और एक खोखे की तरफ चाय पीने जाने लगते हैं। राजू भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं, लंबी लंबी यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए हैं। हम क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए? क्यों, क्या कहते हो? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। तुमसे पता तो करना पड़ेगा, आखिर सच्चाई क्या है उस पेड़ की। शाम ढलने लगती है। राजू और कमल को गांव वालों की बातें अफवाह लगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ का आकार डरावना था। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। दोनों की सिटी पिट्ठी गुल हो गई। दोनों गांव की तरफ भागे। पीछे से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती रही। रात भी हो चुकी थी। डरावनी हंसी की गूंज उन्हें दिल का दौरा पड़ ही जाता। अगर उन्हें चौपाल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग जाता तो चौपाल पर पहले से ही बैठक हो रही थी। श्यामलाल काका, हमने उसे देखा, वो सच में वहां है। मैंने कहा था तुम लोगों से। अब वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, तो अब क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरक्षा के लिए उस पेड़ की आत्मा से बचने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय तो अब पंडित जी ही बता सकते हैं। चलो, सुबह पंडित जी से मुलाकात करके ही कुछ सुझाव मिलेगा। फिर अगली सुबह राजू गांव के पंडित जी के पास गए, जो इस आत्मा के बारे में जानते थे। उन दोनों ने जब पंडित जी को बच्चे का गायब होना और परछाई का दिखना जैसी घटना बताई, तो पंडित जी समझ गए। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक विमला नाम की औरत थी। विमला इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा वो उसे मौत के घाट उतार देगी। तो क्या वो अब भी बदला ले रही है? हाँ, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वो आत्मा गांव वालों को सताती रहेगी। तो पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा इस आत्मा से बचने का। हाँ है, तो चलो रात को सबको पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए कहो, मैं वहीं मिलूंगा। पूरी तैयारी के साथ फिर वे दोनों चले गए और पूरे गांव वालों को पंडित जी की सूचना दे दी। रात को गांव वालों ने हवन शुरू किया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। पेड़ के ऊपर से विमला की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हें लगा कि मुझे जलाने से मेरा अंत हो जाएगा, अब मैं और ताकतवर हो गई हूँ। तभी श्यामलाल काका का ध्यान पेड़ के पीछे गया। पंडित जी का शव पेड़ पर लटका हुआ था। तभी श्यामलाल काका बचाओ बचाओ कर भाग गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। अरे भाई, हर गांव में सरकारी नल लग गए हैं, बस हमारा ही गांव है जहां कोई नल नहीं लगवाता। वोट लेने आ जाते हैं,
पर तरक्की के समय खाली अंगूठा दिखा देते हैं। सही कह रहे हो भाई, अभी भी कुएं से पानी खींचना पड़ता है। बताओ भला, 2-4 बाल्टी थोड़ी ही ना है जो निकाल लो। ऊपर से आजकल के नौजवान बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, हम बूढ़ों को ही पानी खींचना पड़ता है। तभी एक आवाज आती है। एक रात रीना जंगल लकड़ियां लेने जाती है। रीना जैसे जंगल और बढ़ती है, उसे एकदम झटका लगता है, जैसे किसी ने उसे बीच में ही पकड़ ली हो। रीना जंगल में इधर उधर देखती है। अरे यहाँ तो कोई फिर आवाज कहाँ आ रही है। फिर रीना रुक जाती है। रीना जैसे ही फिर से चलने लगती है, फिर रुक जाती है और साथ ही एक डरावनी आवाज आती है, लकड़ी चाहिए तो खुद अंदर आकर लेना पड़ेगा। रीना अब थोड़ी डर जाती है। वो हिम्मत बांधकर हवेली में झांकने लगती है तो उसे एक डरावना चेहरा दिखता है, एक भयानक भूत। भूत को देख वो सहम जाती है और अपने उल्टे कदम पीछे आने लगती है। तभी भूत रीना को अंदर की तरफ जोर से खींचता है और रीना में खींची चली जाती है। अरे बचाओ कोई, भूत भूत कोई बचाओ। तभी एक जोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर पड़ोस वाले हवेली के पास आते हैं। एक पड़ोसन हवेली के अंदर झांकते हुए आवाज लगाती है, रीना, अरे रीना, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? रीना सब सुन पा रही थी। उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं आ रही थी। अब उसका गला भी बंद हो गया था और देखते ही देखते रीना लोगों को दिखना बंद हो गई। देखो एक और जान, इस पानी के चक्कर में कितनी जानें जा चुकी हैं और कितनी मौत भेंट चढ़ेंगी यहाँ।